हाँ जी। तो आज आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई का जो सैंपल पेपर इशू हुआ है 2018-19 के अकाउंट्स के एग्जाम के लिए। ये आइए जी, तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देखिए, हमने आपको दिखा रखा है कि जो अकाउंट्स का है सैंपल पेपर 2018-19 के लिए इशूड बाय सीबीएसई। 80 मार्क्स का ये पेपर है आपका, ठीक है। और इसका टाइम कितना है? 3 घंटे, यानी आपको 3 घंटे तो पेपर करने के लिए मिलेंगे और 15 मिनट इसके रीडिंग टाइम मिलेगा। पर हमें थोड़ा आपको समझाना है तो हमारा हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, ठीक है। पर 3 घंटे तो नहीं लगेंगे समझाने में। आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है पार्ट ए में। यह है हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ बुक वैल्यू 1,60,000 सोल्ड फॉर ₹3 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज ₹2% एज अ कमीशन ऑन द डील। ठीक है, उसने 2% कमीशन लिया। अब क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कह रहा है? जनरलाइज द ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है उस दिन इस चीज को जर्नलाइज कीजिए, उसकी जर्नल एंट्री कीजिए। अब जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो एक अजम्पशन हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसने बोला जिस दिन डिसोल्यूशन हो रहा है, तो आप अजम्पशन हो सकती है कि आपने अभी इस एसेट को, इस लैंड एंड बिल्डिंग को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है, नहीं किया। तो आपके पास अगर आपने नहीं किया है तो पहले ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करने के बाद उसे बेचेंगे, और बेचने के बाद अगर आप चाहें तो इसका गेन या लॉस जो है वो पार्टनर्स में बांट सकते हैं। ये तो एक assumption है, बट ध्यान से देखिए, हमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है कि पार्टनर्स कौन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमें केवल क्या एंट्री करनी है? यहां पर हमें एंट्री करनी है इस एसेट को बेचने की। अब क्योंकि ये डिसोल्यूशन का चैप्टर है, तो जब इसे बेचेंगे आप तो क्या जर्नल एंट्री होगी आप खुद सोचिए। आपके पास पैसा आएगा तो आप कैश को डेबिट करेंगे, और क्योंकि ये एसेट अब रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुके हैं, इसका नाम अब बदलकर क्या हो चुका है? रियलाइजेशन हो चुका है। तो एसेट खत्म होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट का नाम अब रियलाइजेशन हो चुका है। हाँ, अमाउंट कितनी होगी? 3 लाख रुपए में आप 2% कमीशन हटाएंगे तो 3 लाख का 2% कितना हो जाएगा हमारे पास? 6,000 रुपए। आइए सॉल्यूशन देखें कि सीबीएसई ने इसका सॉल्यूशन क्या दिया है। सीबीएसई ने हमें कहा कैश अकाउंट डेबिट। आप क्या कीजिए? कैश अकाउंट को डेबिट कीजिए ₹2,94,000 और क्रेडिट कीजिए रियलाइजेशन को। और इन्होंने नरेशन लिख दी है कि लैंड एंड बिल्डिंग को हमने सेल कर दिया और ब्रोकर को 2% कमीशन दिया ऑन रियलाइजेशन ऑफ द अमाउंट। चलिए, ये तो पहला सॉल्यूशन हो गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, why it is necessary to revalue assets and liabilities of a firm in case of admission of the partner। क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है एसेट एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू करने की जब एक पार्टनर का एडमिशन होता है। और इसी के साथ में इन्होंने ऑप्शनल यानी इंटरनल चॉइस दी है। आप अगर ये ना करना चाहें तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है? स्टेट एनी 2 रीजंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स। तो लगभग ये एक ही बात पूछ रहा है। अगर आपसे कहें, थोड़ा पूछने का तरीका अलग है, तो एक ही बात पूछ रहा है। आइए इसके सॉल्यूशन को देखें, सीबीएसई ने क्या सॉल्यूशन दिया है इनका। सीबीएसई ने सॉल्यूशन दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का। इट इज नेसेसरी टू रिवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन केस ऑफ डिसोल्यूशन सो दैट, क्यों नेसेसरी है? दैट इनकमिंग पार्टनर नीदर पुट्स टू एडवांटेज नॉर टू एन डिसएडवांटेज ड्यू टू द चेंज इन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज की मार्केट वैल्यू चेंज हो रही है, इसका ना तो उसे फायदा मिले और ना ही नुकसान। वो दोनों ही नहीं लेना चाहता। फायदा है तो ओल्ड पार्टनर्स का है, नुकसान है तो ओल्ड पार्टनर्स का है। उसे आप आज ही एडजस्ट कर लीजिए ताकि नए पार्टनर पर इंपैक्ट ना पड़े। इसलिए हम रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज का एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये आंसर दिया उन्होंने, ठीक है। और अगर जो ऑप्शनल में दूसरी बात पूछी थी उसका देख लीजिए, हम क्या रीजंस हैं, क्यों प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये देखिए, ये है टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पहला कि हम उनका इफेक्ट रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जिनमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज में रिवैल्यूएशन हुआ है, वैल्यूज अप एंड डाउन हुए हैं, उसका इफेक्ट अपनी बुक्स में लेकर आना चाहते हैं। और दूसरी बात, टू इंश्योर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन मे बी डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। काफी इंपॉर्टेंट है। तो बात ऊपर और इस क्वेश्चन सेम है, बस कहने का तरीका दोनों का अलग हो गया। हम नहीं चाहते कि नए पार्टनर को मिले, यानी हम चाहते हैं कि इसका फायदा नुकसान किसे मिले? पुराने पार्टनर्स को मिल जाए। अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको कैसे मिलेगा? अगर आप ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं तो आपको इस लैंग्वेज को लिखने का 1 नंबर मिलेगा। अगर आप ऑप्शन में जाते हैं तो आपको इन दोनों पॉइंट के आधे आधे नंबर मिल जाएंगे। यानी आप पॉइंट में लिख रहे हैं तो 2 पॉइंट लिख दीजिए, आप आधे का भी माने तो आपके 2 पॉइंट हो जाएंगे और 1 नंबर पूरा होगा। चलिए, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन कहता है, स्टेट द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग
ऑन विच रिसीट एंड पेमेंट इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कहता है अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है तो बताइए बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है उनका, फॉर द पर्पज ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, किस बेसिस पर अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं? सब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो कैश बेसिस पे बनता है, ड्यू बेसिस पे थोड़ी ना। कैश बेसिस का मतलब क्या हुआ, पैसा आएगा तो लिखेंगे, जाएगा तो क्रेडिट में लिख देंगे, आएगा तो डेबिट में लिखेंगे, तो कैश बेसिस पर लिखा जाता है। चलिए आंसर देखेंगे सीबीएसई बोर्ड ने क्या दिया है आंसर इसका। आइए इसके साथ में एक अल्टरनेटिव और है हमारे पास ऑप्शन। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने इंटरनल चॉइस दी है हमें। कहता है व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इन बैलेंस शीट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपको सब्सक्रिप्शंस एडवांस में रिसीव हो गए, यानी अभी आपका राइट नहीं था तो करंट लायबिलिटी बन गई है आपकी, तो ये आपने आंसर देना है। दोनों का मैंने आंसर बताया। आइए देखें बोर्ड ने क्या आंसर दिया है। बोर्ड ने पहला तो जो रिसीट एंड पेमेंट के लिए बोला वो कहते हैं वो कैश बेस पे बनता है, हमने भी ये बताया आपको कैश बेस पे बनता है। दूसरा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कैसे दिखाएंगे, तो कहता है उसे लायबिलिटी साइड में करंट ईयर के दिखा देंगे, एज करंट लायबिलिटी दिखाएंगे आप। अगर नेचर की बोले उन्होंने बस ये बता दिया किस साइड में दिखेगा और कहां दिखेगा, बस ये बोला। बट आपको ज्यादा अच्छा आंसर क्या होगा, एज अ करंट लायबिलिटी आप दिखा दें लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की। चलिए तो ये भी क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 1 मार्क्स का जो था। इसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 कहता है वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, उसने ड्राइंग्स की हैं 9,000 की है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो अगर इसका सॉल्यूशन की बात करें तो कैसे सॉल्यूशन बनेगा इसका, देखो 9,000 रुपए की ड्राइंग है, ठीक है, 4 बार की है क्योंकि हर क्वार्टर में की है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आपका आ गया अमाउंट। अब अमाउंट आ गया तो अब आप रेट को देखें, रेट है हमारा 6% पर एनम। इसके बाद टाइम की बात आती है। अब क्योंकि इक्वल ड्राइंग है और टाइम की बात कर रहे हैं तो क्वार्टरली ड्राइंग है, और क्वार्टर में कब हो रही है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहले क्वार्टर के बाद कितना समय बचा है आपके पास बताइए, पहले क्वार्टर के बाद आपके पास बचे 9 महीने, और आखिरी क्वार्टर के बाद आपके पास 0 बचा है। डिवाइड बाय 2 कर दो, यानी कितना आ जाएगा 4.5 महीने, यानी आप 4.5 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए उन्होंने क्या दिया है हमें आंसर, ये आइए जी देखिए इन्होंने भी ऐसा ही कुछ दिया है हमें। इन्होंने 9,000 को 4 से मल्टीप्लाई कराया ताकि हमारे पास क्या आ जाए, अमाउंट आ जाए। ठीक है, अमाउंट को क्या किया इन्होंने, रेट से मल्टीप्लाई किया, और रेट को इन्होंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारे पास कितना आ गया आंसर, 810 रुपए। ठीक है जी, समझ में आई बात। ये 4.5 कैसे आया, 4.5 कैसे आया मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आपको और इनके बारे में देखना है तो हमारी आप क्लासेस देख सकते हैं, हमने n नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रखे हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन 5 हमें कहता है A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in a ratio of 3:2:1. B died, यानी डेथ का क्वेश्चन हो गया है। B died on 1 अप्रैल 2018. C क्या है, सन ऑफ B। अब ध्यान देखिए जो C है वो क्या है, वो B का सन है, बेटा है। Now B is of opinion, no sorry, C the son of B is of opinion that he is a rightful owner of his father's share in profit। कहता है भाई मैं उनका बेटा हूं तो मेरा अधिकार है उनके प्रॉफिट्स पे। बिल्कुल सही बात है, आज तक के प्रॉफिट्स आप ले लेना क्योंकि डेथ के बाद आपको मिल जाएंगे, इतना अधिकार है आपका। नाउ प्रॉफिट ऑफ द फर्म शुड नाउ बी शेयर्ड बिटवीन ए एंड सी। अब वो क्या कहता है, मेरा अधिकार है, इसलिए कहता है अब प्रॉफिट मेरे और सी के बीच में बंटने चाहिए, मेरे और ए के बीच में बंटने चाहिए, क्योंकि सी तो बेटा है क्योंकि बी की डेथ हो गई, या ऐसा सी कहता है ना, इक्वली। और कैसे बंटने चाहिए, बराबर के बराबर। अब देखिए ए डज नॉट एग्री, अब ए तैयार नहीं हो रहा है इसके लिए। सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड सी बाय गिविंग रीजंस। अब डिस्प्यूट को सेटल कीजिए रीजंस देकर। देखिए पार्टनरशिप में जब डेथ हो जाती है और अगर कुछ नहीं कहा जाता कि डेथ के बाद हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे चेंज करेंगे या किस तरीके से प्रॉफिट बटेगा, तो उनकी ओल्ड रेशियो में ही प्रॉफिट बटता है। यानी अगर इस बारे में बात करें तो यहां पर प्रॉफिट जो है ए और सी के बीच में बढ़ना चाहिए उनकी ओल्ड रेशियो में, और ए और सी की ओल्ड रेशियो की बात करें तो वो आती है 3:2, क्योंकि अब बी चला गया तो बी का 2 वाला हिस्सा हटा दिया, सॉरी 3:1, सॉरी ये 3:1 है क्योंकि 3:2:1 है। ठीक है, तो 3:1 हमारा आंसर आना चाहिए। जो ए सी कह रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। आइए देखिए
बोर्ड ने हमें क्या आंसर दिया, सीबीएसई ने कहा सी इज नॉट करेक्ट, यानी वो इनकरेक्ट है। अनलेस एग्रीड, अगर कुछ एग्री नहीं हुआ है तो जैसे मैंने बताया कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर की सेम रहती है जो कि उनकी ओल्ड थी, यानी कि क्या रेशियो रहेगी, 3:1 ही रेशियो रहेगी। चलिए जी, ये क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो यहां पर है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विटी एंड डिवेंचर ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। अगर रिस्क की बात करें डिवेंचर और इक्विटी में, तो ज्यादा रिस्क इक्विटी में है, क्योंकि डिवेंचर को तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, इक्विटी को तो प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, अंत में कुछ बचेगा तो मिलेगा। पर डिवेंचर के साथ ऐसा नहीं है, दोनों समय, प्रॉफिट के समय भी अगर प्रॉफिट हो या ना हो तो डिवेंचर को मिलता है, इक्विटी पे नहीं प्रॉफिट हुआ तो शायद नहीं मिलेगा। और बात करें रीपेमेंट की, जब रीपेमेंट होती है तो डिवेंचर को तो पैसा पहले मिल जाएगा, सिक्योर्ड लायबिलिटी है, इक्विटी को बाद में मिलेगा अगर कुछ बचा है तो ज्यादा रिस्क कहां पर है, इक्विटी में है, ना कि डिवेंचर में है। और बात करें अगर इसके अल्टरनेटिव की, जो इंटरनल चॉइस दी है इन्होंने कहा बताओ ईसॉप क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या है जी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एक स्कीम है जिसमें कंपनी अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को, अपने एम्प्लॉय डायरेक्टर्स को, ठीक है, दोनों एम्प्लॉय हुए, अपने एम्प्लॉयज को एक स्कीम देती है, एक ऑप्शन देती है कि वो कंसेशनल रेट पर कंपनी के शेयर्स को, कंपनी के सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं आफ्टर अ टाइम। ठीक है, ये ऑप्शन दिया जाता है। अब ये ऑप्शन है, ऑप्शनल है एट द एंड ऑफ एम्प्लॉय, कोई कंपल्शन नहीं कि लेना ही लेना पड़ेगा। आइए देखिए तो इन दोनों का आंसर बोर्ड ने क्या दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 6, रिस्क की बात करें तो ग्रेटर रिस्क है इक्विटी को और ये सेफ है एज कंपेयर टू इक्विटी, तो ये इन्होंने आंसर दिया है। और दूसरा बात करें अगर ईसॉप क्या है, तो कहता है ये एक ऑप्शन है जो ग्रांट किया है कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट अ प्राइस लोअर देन मतलब क्या हो गया, कंसेशनल रेट पर दे रहा है ना, मार्केट वैल्यू। ध्यान रखिएगा फेस वैल्यू की बात नहीं होती ईसॉप में, मार्केट वैल्यू में, मार्केट में क्या रेट है उसकी कंपैरिजन में आपको सस्ते में दिया जाता है शेयर। चलिए जी, आइए तो ये 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। ये आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 के बाद 7th क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे आएगा। ये आ गया जी 7th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है, अगर आप बात करें तो क्वेश्चन 7 में देखिए आप, कहता है 1 अप्रैल 2018 को एक फर्म के पास एसेट्स है 1 लाख रुपए की, एक्सक्लूडिंग स्टॉक के अलावा है 1 लाख की, यानी टोटल एसेट्स आप कह सकते हैं 1,20,000 की हैं। नाउ करंट लायबिलिटीज 10,000 की है एंड द बैलेंस कंस्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल, और बाकी क्या बन जाएगा, कैपिटल बनेगा। चलिए, कहता है इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000, गुडविल 60,000 दे रखी है। एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल कैसे निकाली होगी इन्होंने गुडविल निकाली होगी, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4। ठीक है जी, चलिए अब आगे कहता है फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट निकालिए। अब सुपर, अगर इसी की बात करें, अगर इसे एक्सपेंड करें तो एक्सपेंड हमारा क्या बन जाएगा, एक्चुअल माइनस एवरेज या नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या आ जाता है, सुपर प्रॉफिट। इसे मल्टीप्लाई कर दो 4 से। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है ये आपको ढूंढना है, एक्चुअल प्रॉफिट आपको चाहिए। अब हमें देखो एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा जी, हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट कह लो या नॉर्मल प्रॉफिट कह लो इसे। ठीक है, वो हमें मिल जाएगा कहां से, कैपिटल निकालने से। कैपिटल कैसे निकालोगे, एक बैलेंस शीट बनाकर देख लो। बैलेंस शीट कैसे बनाओगे, देखो हमारे पास एसेट्स किधर कितने की हैं, बात करें एसेट्स है 1,20,000 की, क्योंकि 1 लाख की एसेट है, बाकी स्टॉक है, तो टोटल 1,20 बन गया। उसके बाद करंट लायबिलिटी इन्होंने दे रखी है हमें 10,000 की। ठीक है जी, करंट लायबिलिटी 10 की है, तो बाकी क्या बन जाएगा, कैपिटल आएगा, बैलेंसिंग फिगर, यानी 1,10,000 का क्या बनेगा हमारे पास, करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। और इसे पुट करेंगे आप इसके, नहीं, करंट कैपिटल के बेसिस पर 8% का रिटर्न निकाल के हम क्या निकाल लेंगे, हम अपना निकाल लेंगे एक्चुअल प्रॉफिट सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। और फिर इसे फॉर्मूला में पुट कर देंगे, यहां 60,000 आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा इसका। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार काम करते हैं, सीबीएसई ने जो बोर्ड ने सॉल्यूशन दिया है उसी से चर्चा कर लेते हैं। सॉरी, ये शायद हम ज्यादा आगे चले गए, नहीं सही है ये भी। हाँ जी, यहां देखिए इन्होंने क्या आंसर दिया है, देखिए जरा इसका, ये रहा जी आंसर। इन्होंने कहा देखो हमारी जी टोटल एसेट्स कितनी है, हमारी टोटल 1,20,000 की है। कैसे निकला 1,20,000, आपने स्टॉक प्लस बाकी एसेट को जोड़ा। अब कहता है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, कहता है टोटल एसेट में करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, तो 1,20 में से 10 माइनस किया तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटल कितनी निकल गई, 1,10,000 निकल गई। आपने ये निकाला तो आपको कितना मिल गया, आधा नंबर मिला।
ठीक है। अब इसके बाद आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, 1/10 का 8% होगा, यानी 8800 आ गया। और ये बात जैसे ही आपने निकाली आपको आधा नंबर और दिया क्वेश्चन ने, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनर ने। नाउ अब गुडविल आपने बताया कि साहब गुडविल जो है इस केस में का फॉर्मूला ये है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, और आपको आधा नंबर और मिल गया। सुपर प्रॉफिट को आपने एक्सपेंड किया, ठीक है, और गुडविल आपकी गिवन है, इसका कोई नंबर मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। आपने गुडविल को जो एक्सपेंड किया था गुडविल के फॉर्मूला को, वहां मिलेगा। सुपर प्रॉफिट को आपने बताया कि सुपर प्रॉफिट निकलेगा एक्चुअल माइनस एवरेज या नॉर्मल, ठीक है। अब इसी चीज को आपने पुट कर दिया और आपके पास आंसर आ गया 23,800 रुपए, ठीक है। तो आपको आधे आधे नंबर इस तरीके से मिला। जब आपने ये चीज पुट करके निकाला और ये निकाला तो आपको पूरे नंबर मिले इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 23,800 रुपए। तो इस तरीके से आपने ये आंसर देना है, ठीक है। चलिए जी, तो ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का था। इन्होंने 3 मार्क्स कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए कि एक नंबर यहां बन गया इन दोनों का, एक ये और एक ये बना। तो देखिए आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है। आपका बीच में कुछ गलत हो जाए तो आप घबराइए नहीं, आप स्टेप वाइज कीजिए। जो जो चीज आपको आती है कम से कम वो तो लिखो। मानो ये क्वेश्चन आपको नहीं आता बट आपको आता है कि गुडविल का निकालने का यहाँ फॉर्मूला क्या है, कैसे निकलेगा, वो चीजें तो लिख दो, कम से कम कुछ मार्क्स तो मिलेंगे। चलिए जी, तो इस तरीके से चेक होंगी आपकी कॉपीज, क्योंकि हम मार्किंग स्कीम भी साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं बोर्ड की आपके साथ। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जनधन बैंक and all India financial institution had 10,000 12% debentures of 100 each outstanding as on 31st March 17। तो हमारे पास एक कंपनी है, बैंक है जो कि, ठीक है, उनके डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है 10,000। नाउ दीज आर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 30 जून 2018, यानी बस 3 महीने बाद रिडम्पशन होना है इनका। पास जर्नल एंट्रीज फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर and also amount of debenture to be transferred to debenture redemption reserve and for the purpose of redemption। अब देखिए जी, बच्चा जनरली क्या समझता है, सर रिडम्पशन करना है तो एक तो 25% ऑफ डिबेंचर ट्रांसफर होना चाहिए डीआरआर में, और जिस साल रिडम्पशन होना है उसकी पहले उसी साल के 30 दिन के पहले यानी अप्रैल 30 तक आपने 15% इन्वेस्ट भी करना है। बट ये एक नॉर्मल है, आप यहां एक पॉइंट भूल रहे हैं, ये एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। दीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम क्रिएटिंग डीआरआर, और क्योंकि डीआरआर से एग्जेम्प्ट हैं इसलिए ये डीआरआई यानी इन्वेस्टमेंट से भी एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। आइए जी देखिए क्या आंसर दिया है बोर्ड ने, इन्हें डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा मांगा क्या है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने एक तो जर्नल एंट्री मांगी और बताना है अमाउंट का। आइए जी, तो देखें यहां पर हम लोग ये आ गए हम लोग क्वेश्चन 8 के सॉल्यूशन पर। ये क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन है आप लोगों के सामने इसकी स्क्रीन पर। ये देखिए क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन कहता है कि आपने यहां नोट देखिए, क्योंकि डीआरआर नहीं बनाना तो नोट देखो इन्होंने दे रखा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर, ठीक है जी। और क्योंकि डीआरआर नहीं बनाना तो डीआरआई भी नहीं बनाएंगे लोग। आइए तो सीधा क्या करेंगे, ये अपने डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे। ये इन्होंने डिबेंचर खत्म किए, डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट किया, इसके बाद डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने के लिए पेमेंट कर दिया इन्होंने दूसरी एंट्री में। तो बात क्लियर है आपको, ये इसका आंसर है। मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि सॉल्यूशन दे रखा है बोर्ड ने। हाँ कहीं गलती है वहां हम आपके साथ चर्चा कर लेंगे। हाँ दूसरी बात आती है मार्क्स की। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इन 2 एंट्री के 1-1 मार्क्स मिलेंगे, और ये जो बात बतानी थी ये बताएंगे तब 1 मार्क्स मिलेगा आपको अलग से। आप सोचें वैसे 2 एंट्री कर दूं, क्योंकि करना नहीं तो आपको ये बात बतानी होगी, तब आपको जाके 3 नंबर मिलेंगे। आइए जी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है ये कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज। हमारे पास जर्नल एंट्रीज दिए हैं, आपको कंप्लीट करना है। मैं यही कंप्लीट करा दूं आपको अगर आप कहें तो। देखिए क्वेश्चन हमें कहता है ये सनरी एसेट, पहले नरेशन पढ़ा करो ऐसे में क्योंकि नरेशन बताती है क्या हुआ क्या है। कहता है शिव शंकर लिमिटेड वाज टेकन ओवर पार्वती लिमिटेड फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 18,20,000। तो एक कंपनी ने एसेट्स एंड लायबिलिटीज खरीदी हैं दूसरी कंपनी की, कितने में, 18,20,000 में। अब देखो हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल कितना बनेगा, 18 और 1 19, 19 और 7 कितने बन जाएंगे, 26, ठीक है जी। कितने आ जाएंगे, 26 लाख हो जाएंगे। 26 ही हो रहे हैं ना जी, देखो 19 और 7 पक्का, हाँ 26। तो यहां पर अब 25 है तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 लाख रुपए। और देखो क्योंकि हमने
एसेट्स और लायबिलिटीज की बात करें तो हमारा ये जो बैलेंसिंग फिगर है डेबिट में आ रहा है, तो हो रहा है गुडविल। डेबिट जब बैलेंसिंग फिगर होता है तो गुडविल लिखते हैं, और अगर ये क्रेडिट का बैलेंसिंग फिगर होता तो क्या होता, क्रेडिट में होता तो कैपिटल रिजर्व लिख देते हैं हम लोग। चलिए इतनी बात हो गई। इसके बाद क्वेश्चन कहता है फॉर पेइंग शिवशंकर लिमिटेड बाय इशूइंग ऑफ 20,000 रुपीज ऑफ बिल। एक तो बिल दे रहे हैं उनको जो उन्हें पेमेंट करनी है, एंड और जो बैलेंस है वो हम कर रहे हैं 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। चलिए जी, तो 18,20,000 में से आपने क्या किया, 18,20,000 में से आपने 20,000 के तो क्या दे दिए उनको, बिल दे दिए, ठीक है, बिल पेबल दे दिया उनको, माइनस कर दिया। तो आपके पास कितना बच गया जी, आपके पास बच गया 18 लाख। 18 लाख के आपने क्या करने हैं, डिवेंचर इशू करने हैं। अब डिवेंचर इशू करने हैं तो एक डिवेंचर आप कितने में कर रहे हैं, 100 रुपए का डिवेंचर है, पर 10% डिस्काउंट में इशू करेंगे। 10% डिस्काउंट में इशू करेंगे तो कितने डिवेंचर हो जाएंगी जी, 18 लाख को 90 से डिवाइड कर दो, 90 से। चलिए जी, तो बताइए 18 लाख को 90 से डिवाइड करेंगे तो आपके कितने डिवेंचर आएंगे, जल्दी से बताइए मुझे। देखो ना, सीधी सी बात, अगर बात करें तो ये 90% है, 18 लाख 90% है, तो 100% अमाउंट कितना होगा, 20 लाख। यानी कि 20 लाख रुपए के डिवेंचर इश्यू हो जाएंगे। क्योंकि हम अमाउंट की बात कर रहे हैं तो अमाउंट के साथ देखें, ये रुपीज में अमाउंट था, इसलिए आंसर भी हमारा रुपीज में आ रहा है। हाँ, अगर आप नंबर से डिवाइड करते, यानी आप करते 18,000 को 90 से करते तो आपके पास आंसर अलग आता, आपके पास कितना आता, 20,000 आता डिवेंचर। ठीक है, आइए जी, तो ये तो क्या होगा, आप उन्हें पे कर रहे हैं, ये 8% डिबेंचर कितने के आएंगे, ये आ जाएंगे 20 लाख रुपए के, ठीक है। और इधर आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू, ये आ जाएगा 2 लाख रुपए। और देखो हमारे पास चीजें पूरी हो जाएंगी, 20 लाख 20,000 इधर हो गया और 20 लाख 20,000 इधर हो गया, तो आपके कंप्लीट हो गया। आइए देखें बोर्ड ने इसका क्या सॉल्यूशन दिया है। ये रहा जी बोर्ड का सॉल्यूशन। देखो जी, हमने यही लिखा था, एक तो गुडविल हमने निकाला 1 लाख रुपए, और उसके बाद हमने ये डिस्काउंट हमने निकाल लिया था 2 लाख रुपए का, और बिल पेबल तो ये हमने निकाला था, डिबेंचर कितने के हैं, तो यही उन्होंने बोर्ड ने भी आंसर दिया है। अब इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, दूसरा पार्ट भी और देख लें जरा इस क्वेश्चन का। ये देखिए दूसरा पार्ट है, अगर आप ये वाला ऑप्शन नहीं यूज करते, मेरे ख्याल से ये इजी था, यही यूज करना चाहिए था, बट अगर दूसरा देखें तो दूसरा भी इजी है। देखें क्या है, कहता है एस लिमिटेड ऑब्टेन अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट द रेट 10% इंटरेस्ट। कंपनी इशूड 7,50,000 rupees 10% debentures of 100 each इन फेवर ऑफ एसबीआई एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। यानी कंपनी 5 लाख का लोन ले रही है और 7.5 लाख रुपए के डिबेंचर एज अ कोलेट्रल इशू कर रही है। हमें जर्नल एंट्रीज देनी है फॉर द फॉलोइंग। पहला, कब कि कंपनी डू नॉट रिकॉर्ड इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, और दूसरा है कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। जब कोई एंट्री नहीं करना चाहती कंपनी तो केवल एंट्री होगी किसकी, लोन लेने की, और हम उसकी नरेशन में भी बात बता देंगे कि हमने यहां पर 7.5 लाख रुपए के डिबेंचर भी कोलेट्रल में इशू किए हैं। अगर आप बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरे ऑप्शन में जब आप कहते हैं हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, 2 एंट्री हो जाएंगी। लोन लेने की एंट्री तो होगी, साथ में जो डिबेंचर आप कोलेट्रल में इशू करेंगे उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर अकाउंट। आइए जी देखिए क्या सॉल्यूशन दिया है बोर्ड ने हमें। ये रहा जी पहली एंट्री, पहले केस में, ठीक है, जो दूसरा ऑप्शन था 9th का, उसमें पहला केस जब आप करते हैं तो आपने कहा भाई सीधा सा हमने लोन लिया है और हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, और हमने ये जो डिबेंचर इशू किए हैं कोलेट्रल में उसको हमने नरेशन में दे दिया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, हम इसको, ये दूसरा ऑप्शन का यहां है आंसर, सेकंड पार्ट जो आप करें अगर क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड ऑप्शन का सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। अगर आप कोलेट्रल जो इशू हुए हैं उनकी जर्नल एंट्री करना चाहते हैं तो आपने लोन लिया है तो दिखाएंगे, साथ में आपने जो कोलेट्रल इशू किया उसकी जर्नल एंट्री ये हो जाएगी कि डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर अकाउंट 7.5 लाख रुपए, ठीक है। और अगर ऑप्शन ये वाला यूज किया है तो 3 नंबर ऐसे मिलेंगे, इसमें आपको 2 एंट्री इसके और एक पहले वाले में, ठीक है। मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूं आपको कि इसमें आपको इस वाले क्वेश्चन में 3 नंबर कैसे, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, पहले वाले में तो 3 नंबर कैसे मिलते हैं आपको बताइए, बताइए जी। आपको 2 मार्क्स तो यहां मिलेंगे क्योंकि इसमें 2 एंट्री हैं और इसमें 1 एंट्री है। और ऊपर वाले में हमने बात की, मार्क्स की बात नहीं की ना शायद, आइए ऊपर वाले में मार्क्स की बात कर लें आपके साथ। यहां देखिए मार्क्स कुछ इस तरीके से बांटे हैं इन्होंने कहा है 1/2 फॉर 3 फॉर 6। ये कितनी चीजें हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, यानी इन हर चीजों का आधा आधा मार्क्स है, आधा मार्क्स इसका,
आधा मार्क्स ये आइडेंटिफाई करने का, आधा मार्क्स इसे आइडेंटिफाई करने का, आधा मार्क्स इसको और आधा मार्क्स इसको। तो कई बार आप बच्चे को लग रहा होता है कि सर मुझे तो अमाउंट नहीं आता, या अमाउंट आता है मुझे ये नहीं पता यहाँ क्या आना है। तो बेटा जो आता है वो तो लिख दो, क्योंकि हर चीज का आधा आधा मार्क्स था। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे जाएंगे हम। पहले सॉल्यूशन ना देखें, क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए जी, तो ये हमारा क्वेश्चन है। यहां कहता है कैलकुलेट, ये क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रमन भल्ला स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना फॉर द ईयर एंडेड 2018। चलिए जी, तो हमें इंफॉर्मेशंस दे रखी है इन्होंने, जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड हमने और उसकी बुक वैल्यू कितने की थी, 50 की, बेचा 56 में था 50 का। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, कैश परचेजेस स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी ये ओपनिंग हो गया, ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल, ये क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, ये क्रेडिटर्स हैं, ओपनिंग क्रेडिटर, ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ठीक है। तो अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप टेबल फॉर्मेट में कर लीजिए, जैसे मैं आपको कराता हूं, मैं हमेशा इसका क्या करके अकाउंट बना के करवाता हूं। आइए देखिए, क्वेश्चन ने आपके एग्जाम बोर्ड ने इसका आंसर इस तरीके से दे रखा है टेबल फॉर्मेट से। तो अगर आपको टेबल फॉर्मेट आता है तो अच्छी बात है, मुझे पसंद नहीं है, मैं टेबल फॉर्मेट नहीं यूज करता। ध्यान दीजिएगा, टेबल फॉर्मेट के आंसर नहीं, नंबर नहीं, जरूरी नहीं है टेबल फॉर्मेट ही यूज करें। आप चाहें तो अकाउंट बनाकर भी बता सकते हैं, क्योंकि देखिए मार्क्स कैसे हैं, मार्क्स कुछ इस तरीके से मिलेंगे इसके सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है 1.5 मार्क्स, सॉरी ये मैंने मार्क कर दिया यहां देखिए, ये कुछ ऐसा है कि 1.5 मार्क्स फॉर टोटल परचेजेस। आप जब टोटल परचेजेस निकालेंगे ना, तो इसका कितना नंबर मिलेगा आपको, 1.5 नंबर मिलेगा, 1.5 मिलेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। एंड 1.5 मार्क्स फॉर फाइनल अमाउंट, और जब फाइनल अमाउंट निकाल लेंगे आप, यानी कि क्या अमाउंट शो करना है स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स मटेरियल का इनकम एक्सपेंडिचर में, इसको निकाल लेंगे तो आपको 1.5 नंबर मिलेंगे। यानी आप ये दो चीजें बता देते हैं तो 1.5 नंबर, 1.5 यानी 3 नंबर मिलेंगे। अब मैं इसका दूसरा तरीका आपको क्या बता रहा हूं, आप या तो ये तरीका फॉलो कर लीजिए जो इन्होंने सॉल्यूशन में दिया है, या एक और तरीका हमारे पास है, वो ऐसे मैं आपको करवा देता हूं। यहां देखिए, आप ये कर सकते हैं कि हम 2 अकाउंट बना लें यहां पर, ठीक है जी, 2 अकाउंट बनाएं हम लोग। पहला अकाउंट बना लेते हैं, लेट्स सपोज क्या है ये, स्पोर्ट्स मटेरियल वाला, स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, और दूसरा बना लेते हैं हम लोग क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है जी। चलिए, तो स्पोर्ट्स मटेरियल की बात करें हम लोग, तो सबसे पहले देखो हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का है क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक है 50,000 रुपए का। मेरे पास हार्ड कॉपी में है, तो आपको क्वेश्चन मैंने दिखा दिया, तो मैं वहीं से आपको बता रहा हूं, ठीक है। हार्ड कॉपी में ओपनिंग स्टॉक मैंने बताया 50 का। उसके बाद देखिए आप लोग, इसके बाद और इंफॉर्मेशन क्या है, अगर हम स्टॉक की बात करें, आइए मैं आपको क्वेश्चन दिखाई दूं। केवल अभी स्टॉक की बात करो तो देखो, पेमेंट टू क्रेडिटर यहां नहीं आएगा, क्लोजिंग क्रेडिटर यहां नहीं आएगा, सॉरी ये तो सॉल्यूशन पर आ गया, मैं क्वेश्चन की बात करूं। हाँ, स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये यहां आ जाएगा हमारे यहां पर। स्पोर्ट्स मटेरियल आपने बेच दिया, बाय गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड लिखेंगे आप, पर ध्यान रखिए कॉस्ट पर लिखेंगे, यानी जो सामान बिक गया हो तो यहां ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो बेच दिया, कॉस्ट पर देना है आपने 50,000। इसके बाद देखो और क्या चीज है आपके पास, और है आपके पास, इसके बाद हमने करने के बाद ये देखो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, ये क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा। चलो ये भी लिख देता हूं साथ साथ, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, कितना अमाउंट आपने पे किया है क्रेडिटर को, क्रेडिटर पे कर रहे हैं तो यहां से कम हो जाएगा बाय कैश। और ये कितना अमाउंट है जी क्रेडिटर्स को जो हमने पे किया है, कितना है 91,000, ठीक है 91,000 रुपीज। इसके बाद और चीजें देखें हम, यहाँ क्या है, इसके बाद ये है कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल 40,000 का नगद में खरीदा है। तो टू अगर परचेजेस की बात करें तो एक कैश परचेज आ जाएगा, कैश परचेज कितना आएगा हमारा, 40,000 रुपए का कैश परचेज आ जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल का। इसके बाद देखें और की इंफॉर्मेशन क्या है, स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग वाला मैं लिख चुका हूं 50,000 ये आपके पास, क्लोजिंग में है 55,000, तो क्लोजिंग यहां लिखेंगे आप बाय बैलेंस कैरिड डाउन 55,000 रुपए, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हमने पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, ड्राफ्ट में बना सकते हैं आप इसे। इसके बाद देखिए और क्या है हमारे पास, ये क्लोजिंग हो गया, इसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर भी दे रखे हैं 37 और 45। आइए ओपनिंग यहां आ जाएंगे क्रेडिटर 37 के, 37,000 के, और क्लोजिंग क्रेडिटर यहां आ जाएंगे 45,000 के। आप जब यहां इसको क्लोज करेंगे तो यहां आपके पास आ जाएगा क्या, क्रेडिट परचेजेस, ये क्या आएगा, क्रेडिट परचेज आ जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर कहलाएगी, क्यों, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट परचेज ही बच गया आपका। तो अमाउंट जरा टोटल भर के बताओ कितना है, आप मुझे कितना है, 136,000 है ये, चलिए 1,36,000 आ गया ये।
1,36,000 के बाद इधर देखिए 1,36,000 में से जरा 37,000 हटा दो तो ये कितना आ जाएगा 99,000। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 99,000। 99,000 आ गया क्रेडिट परचेज। तो कैश परचेज तो क्वेश्चन ने दे रखा था, क्रेडिट परचेज भी इधर आएंगी, क्रेडिट परचेज 99,000। अब सुनिए ध्यान से, हमारे पास 50,000 का स्टॉक पहले से था, 40 का नगद में खरीदा, 99 का उधार में खरीदा, यानी टोटल हमारे पास कितना आ गया स्टॉक जी, हमारे पास आ गया 1,89,000 का। ठीक है, टोटल परचेज निकालनी है ना क्वेश्चन ने कहा आप ये टोटल परचेज बता दोगे तो टोटल परचेज ये आ गई आपके पास, ये नगद में ये उधार में। ठीक है, उसके बाद अब आपने कहा देखो उसमें से हमने 50,000 का सामान तो बेच दिया और 55 का बचा हुआ है, तो बाकी हमने क्या होगा कंज्यूम किया होगा स्पोर्ट्स मटेरियल को, तो वो कहा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई वो कितनी आ जाएगी, जरा ये 1,89,000 में से माइनस करो, 189 में से ये 55 और 50 माइनस करो, यानी 1,05,000 माइनस कर दो। बताओ जी कितना अमाउंट आएगा 84,000। ठीक है, 84,000 आ गया और ये दो चीजें आपने निकाल ली। ये देखो अब आओ आंसर पर दोबारा, ये भी तरीका था एक जो मैंने आपको करके दिखाया, आप उससे भी निकाल सकते हैं कि ये दोनों चीजें आपने यहां निकाल ली और 84,000 आपका आंसर देखो मैंने 84,000 ही निकाला है कि अमाउंट क्या ट्रांसफर होगा, तो आप यहां से भी बता सकते हैं। और आपने ये भी निकाला है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, टू परचेजेस में कैश और क्रेडिट भी करके दिखा सकते थे कि आपकी टोटल परचेजेस दिख जाती। तो दोनों चीजों को करने का तो अलग से आइडेंटिफाई करके नहीं दिखा रहे हैं, पर आपने कैलकुलेट किया तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप कोई मार्क करके जरूरत नहीं, जैसे इसने क्वेश्चन ने सोल्यूशन ने किया है बोल्ड करके दिखा रखा है इस चीज को, बोल्ड नहीं भी करेंगे आपके पास इतना टाइम नहीं होता, बट आप करके दे रहे हैं इस चीज को तो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th। आइए जी, ये रहा हमारा 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन हमारे पास जो है ये है भाव्या एंड साक्षी पार्टनर्स हैं फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन अ रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, 31 मार्च 2018 की इनकी बैलेंस शीट हमें गिवन है और बैलेंस शीट के बाद कहता है पार्टनर्स डिसाइडेड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 1:1, यानी अभी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके बराबर रेशियो रखना चाहते हैं। ठीक है जी, विद इमीडिएट इफेक्ट, आज से ही चाहते हैं। एंड फॉर दिस पर्पस दे डिसाइडेड दैट इन्वेस्टमेंट बी वैल्यूड एट 20,000, इन्वेस्टमेंट को 20,000 वैल्यू करो, तो इन्वेस्टमेंट 30 की थी, 20 की वैल्यू होंगी तो क्या हो गया, हमें नुकसान हो जाएगा, रिवैल्यूएशन में ये जाएगा। और ध्यान से देखो रिवैल्यूएशन हमारे पास पड़ा हुआ है ऑलरेडी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20 का, तो ये 10 का नुकसान पहले यहां यूज कर लेंगे हम और बाकी 10 इन्वेस्टमेंट का हम बांट देंगे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। उसके बाद कहता है गुडविल है 24,000 की, तो गुडविल में आपने क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे और गेनिंग पार्टनर कंपनसेट कर देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जैसे गुडविल को ट्रीट किया ऐसे जनरल रिजर्व को भी करना, क्योंकि वो चाहते नहीं है, वो चाहते हैं बस इसका इंपैक्ट तो ले लें, बस जनरल रिजर्व को बांटे ना। इसके अलावा और कुछ देखो, और कोई चीजें पड़ी है क्या, और कोई चीज तो ऐसी नहीं है जो दिक्कत करे। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, आप जर्नल एंट्री पास करके बताइए और अपनी वर्किंग भी बताइए। आइए जी सॉल्यूशन देखें क्या दिया है इन्होंने इसका। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, देखो 20,000 का रिजर्व था, 10,000 तो इन्वेस्टमेंट में यूज कर लिया, नुकसान हुआ, बाकी पार्टनर से बांट दिया ओल्ड रेशियो में। इसके बाद देखें हम लोग साक्षी भाविया, ये किसका एडजस्टमेंट हो गया, गुडविल का, क्योंकि इन्होंने बताया सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो निकाल के ये इन्होंने यहां देख रखा है। सॉरी मैं कहा था, हाँ यहीं थे हम लोग। आइए, तो इन्होंने ये नेक्स्ट पेज में है, यहां दे रखा है इसके बारे में, ये इन्होंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली है जी 1/10। ठीक है, आइए तो 1/10 में इन्होंने बांट दिया इस चीज को, क्योंकि इन्होंने कैलकुलेट की है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आइए अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 1:10 निकाला, तो देखो गुडविल आपकी 24,000 थी, तो 1/10 जिसको गेन हुआ है वो देगा, जिसको सैक्रिफाइस हुआ है उसको। तो गेन यहां पर किसका हुआ है, साक्षी को गेन हुआ था, इसलिए भाविया को कंपनसेट कर दिया उसने। ऐसे ही जैसे गुडविल के लिए किया, ऐसे जनरल रिजर्व के लिए भी कर लिया। जनरल रिजर्व हमारा कितने का था जी, 23,400 का, तो 23,400 का 1/10 कितना हो गया, 2340, यानी 2,340। साक्षी को गेन हुआ है, उसने भाविया को कंपनसेट कर दिया जनरल रिजर्व के लिए भी। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हमारा हो गया। इसके बाद चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे। मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, जहां कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया है वहां मैं आपको समझा रहा हूं, अदरवाइज आपको सॉल्यूशंस दे रखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये हमारा कहता है दिनेश, एल्विन एंड प्रमोद पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, बैलेंस शीट दे रखी है तीनों की हमें। कहते हैं दिनेश की डेथ हो गई है, चलिए जी, और उसके एग्जीक्यूटर्स को हमें क्या क्या देना है, शेयर ऑफ गुडविल, और गुडविल हमें बता रखी है 50,000 है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा नई रेशियो नहीं बताइए क्वेश्चन ने, तो यही इनकी ओल्ड रेशियो ही इनकी क्या बन जाएगी, इनकी गेनिंग रेशियो बन जाएगी, यानी दिनेश
ये जा रहा है 5 जा रहा है, तो 3 2 में ये गेन करेंगे इसे और ये कंपनसेट कर देंगे। चलिए उसके बाद हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ। ठीक है, आपको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी बताना है टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल सेल्स। नाउ एक्चुअल सेल्स की बात करें तो सेल्स का डेटा चाहिए। सेल्स के डेटा में कहता है सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 12 लाख की सेल्स हैं। एंड प्रॉफिट, नेक्स्ट पेज पे चलें, एंड प्रॉफिट, यहां आइए, एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर इज रुपीज, ये दिख नहीं रहा है, 2 लाख रुपए है। सेल्स शोज इज अ ग्रोस ट्रेंड ऑफ रुपीज ऑफ 20%, ये 20% है। एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न रिमेन्स द सेम। कहता है पहले 12 लाख की सेल्स थी जिसपे हम 2 लाख का प्रॉफिट कमाते थे, हमें इस बार ट्रेंड देता है कि जो सेल्स है हमारी 20% से बढ़ जाएंगी, तो 12 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 1 2,40,000, यानी अब सेल्स हो जाएंगी 14,40,000 रुपए। और कहता है प्रॉफिट का रेशियो सेम ही रहेगा, तो सबसे पहले प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे ताकि हम देख पाएंगे कितना प्रॉफिट बटेगा उसे। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं कैसे निकलेगा ये। आइए मैं आपको इसे वर्किंग नोट में बता देता हूं। आइए जी, ये तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था मुझे ध्यान नहीं, उसका वर्किंग था ये। आइए क्वेश्चन नंबर 12 के वर्किंग में देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 है ना जी, हाँ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको देखो सेल्स दे रखी है इन्होंने, मैं अभी सेल्स मतलब उसका प्रॉफिट कितना है उस पर आपको कैलकुलेट करवा रहा हूं। प्रॉफिट कितना आएगा, आपकी सेल्स 12 लाख है और ये बढ़ रही हैं 20% से प्लस 20%, तो 20% कितना हो गया, 2,40,000 हो गया। यानी आपकी नई सेल्स कितनी हो जाएंगी इस साल के लिए, 14,40,000 रुपए। अब कहता है आपको प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, प्रॉफिट जो पहले था उसी के हिसाब से है, तो ये तो आपकी न्यू सेल्स हो गई, ये आपने न्यू सेल्स है या सेल्स फॉर करंट ईयर है। ठीक है, अब प्रॉफिट की बात करें अगर आप लोग, तो प्रॉफिट में कुछ ऐसा है कि पहले आप 2 लाख रुपए कमाते थे 12 लाख पर। ठीक है, तो बताओ रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है, रेट ऑफ प्रॉफिट है हमारा इंटू 100 कर दो, रेट ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। जरा कैलकुलेट करके बताओ रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है, कितना बता रहा है, 16.67%। ठीक है, सो 16.67%, तो इसमें भी आप क्या निकालेंगे, 16.67%, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, ये क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। तो बताइए कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना जरा निकालिए, 14,40,000 का प्रॉफिट, जल्दी से बताइए जी। हाँ, कितना बता रहे हैं, 2,40,000 रुपए। ठीक है, अप्रोक्सीमेट करके बता रहे हैं। ठीक है जी, अप्रोक्सीमेट बता रहे हैं 2,40,000 रुपए प्रॉफिट होगा इस साल के लिए। तो ये टोटल प्रॉफिट आ गया। अब टोटल प्रॉफिट है तो डी शेयर ऑफ, डी था डेबिट था शायद, है ना, डेबिट शेयर कितना आएगा ऑफ प्रॉफिट निकालें तो वो कितना होगा, डेबिट का शेयर 2,40,000, तो टोटल प्रॉफिट है। उसका हिस्सा कितना था, उसका हिस्सा था 5/10 का। अब ये तो पूरे साल का है, वो तो पूरे साल था ही नहीं, उसकी तो डेथ हो गई थी 1 जुलाई को। 1 जुलाई का मतलब क्या हो गया, 3 महीने, तो 3 महीने करेंगे 3/12, तो बताइए कितना अमाउंट आ रहा है, कितना, 30,000 रुपए। ठीक है, तो 30,000 रुपए ये आंसर आ जाएगा आपका। ये आएगा किसका आंसर, जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा उसका। अच्छा, 30,000 रुपए प्रॉफिट का हिस्सा निकाल लिया हमने। उसके बाद अगली बात भी कहता है इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड एट पार, इन्वेस्टमेंट जितने की थी हमने उतने में बेच दी। हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू Dinesh was paid to his executors and for the balance they accepted a bill payable. Prepared capital account to be rendered to his executors. आइए सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन ने क्या किया है। सॉल्यूशन पर आएंगे आप तो सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ है जी, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दिनेश का कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले तो देखो उसका ओपनिंग बैलेंस जो उसका कैपिटल बैलेंस शीट में दिख रहा था 30,000, वो लिखा हमने। उसके बाद हमने देखो आपको कुछ चीजें आपने बांटनी होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन है हमारा, हाँ यहाँ ये देखिए, जब पार्टनर की डेथ हो रही है आपको पता है एग्जिस्टिंग रिजर्व्स प्रॉफिट्स बटेंगे पार्टनर्स में, तो ये देखो 23,400 का, सॉरी क्वेश्चन यहाँ है, ये है 12वां क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ देखो जनरल रिजर्व है आपका, जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बट जाएगा, इसका आधा हिस्सा है पूरी फॉर्म में, तो 20,000 का जनरल रिजर्व मिलेगा इसे। और देखो और तो कुछ है नहीं इधर, इधर देखें तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें भी इसको आधा हिस्सा मिलेगा, यानी 7,000 का मिलेगा। ये दोनों चीजें कर रखी है क्वेश्चन ने, देखो ये तो जनरल रिजर्व दे दिया आधा हिस्सा, ये डेफर्ड रेवेन्यू में आधा हिस्सा दे दिया, और इन दोनों चीजों को निकालने के आपको मार्क्स मिलेंगे, गिवन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, गिवन तो दे रखा था क्वेश्चन ने। यहां आपने जर्नलिज्म में हिस्सा निकाला, डेफर्ड रेवेन्यू में हिस्सा निकाला, आधा आधा नंबर मिल गया आपको, 1 नंबर हो गया आपका। उसके बाद ये है जी जो
गुडविल का एडजस्टमेंट है। आपको पता है गुडविल 50,000 की थी और उसका आधा हिस्सा यानी 25,000 मिलना चाहिए, और 3:2 में गेन किया है, तो 3:2 में यानी 15-10,000 इन्होंने दोनों ने दे दिया उसको, ये गुडविल का हो गया, गुडविल एडजस्टमेंट आ गया ये दोनों। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंशन अकाउंट, ये उसको जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलना था 30,000, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, इन्होंने भी बताया 30,000, पर ध्यान देखिए इन्होंने पता नहीं 3,60,000 कहां से निकाला है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अपना तो 2,40,000 आया था ना, वैसे जरा देख के देखें, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो ये भी 30,000 रहा है, पर 3,60,000 कहां से आ गया मुझे ये समझ नहीं आता। 30,000 तो मेरा भी आंसर आ रहा है, पर मेरा कैसे आया था मैंने आपको ये करके बताया। मेरा 30,000 कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे एक मेरा कंफ्लिक्ट है आपके सॉल्यूशन के साथ सैंपल पेपर में, कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, ना कि इन्होंने जैसे दी है ये, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा गलत मानता हूं, मेरे हिसाब से सही नहीं है, कुछ और तरीका ढूंढा हो इन्होंने तो मुझे समझ नहीं आया ये। चलिए ठीक है, क्योंकि आंसर मेरे वाले से आ रहा है तो ठीक है, या कुछ और किया हो तो क्या किया होगा, 1/6 इन्होंने, ये भी हो सकता है ना रेशियो में निकाला हो। चलो छोड़ो जी, मैंने आपको दूसरा तरीके से बता दिया, अब उससे निकाल लीजिएगा। किसी को 3,60,000 समझ में आ रहा है तो 3,60,000 से निकाल लेना। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो दिनेश का लोन, अच्छा ये देखो, आपको मैं ये चीज में बताना भूल गया, यहां देखो दिनेश, ये लोन वाली बात कहां से आई, हाँ अच्छा, इन्होंने ऐसा बोला था कि आधा अमाउंट के लोन में ट्रांसफर करना है। तो ये देखिए जी, ये अभी भी नहीं दिख रहा है आधा लोन अकाउंट, ये कुछ और है, एक मिनट देख लेते हैं जरा। दिनेश की कैपिटल फिक्स, हाँ अच्छा ये है, ये दिनेश का लोन दे रखा था, हमने लोन दे रखा है, तो उसका लोन का पैसा वापस लेंगे तो हमने खत्म करना पड़ेगा ना उसके अकाउंट में। ये भी आपने जब यहां डाला तो आधा नंबर मिला, यानी आपने नेट बैलेंसिंग अमाउंट कितना देना है, आपने 95,500 देने हैं। अब ये 95,500 कहाँ आ जाएगा, ये देना है, उसमें से हमने कहा हमने आधा 50% अमाउंट दे दिया ये, और बाकी बच गया वो हमने उसके लिए क्या दे दिया, बिल पेबल दे दिया, और हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया जी इस तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम चले नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 13 यहां है आपके पास, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 है जी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है हमें फ्रॉम द पर्टिकुलर्स ऑफ यूथ क्लब, ठीक है, हमें चीज दे रखी है। अगर इनकम एक्सपेंडिचर की बात करूं तो जरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देख लें, उसी के हिसाब से हम बात करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर पर। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास सब्सक्रिप्शंस की बात है, और ये भी एरियर सब्सक्रिप्शंस की बात है। तो आप सब्सक्रिप्शंस को मार्क कर दीजिए, कहाँ है सब्सक्रिप्शंस आपकी, ये रहा, सब्सक्रिप्शंस के लिए एडजस्टमेंट है। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में भी एडजस्टमेंट है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल को भी मार्क कर दीजिए। और इसके बाद डेप्रिसिएशन करना है फर्नीचर पर, तो फर्नीचर आपने कहीं खरीदा है, आज ये खरीदा है, इसको भी मार्क कर दीजिए। इन चीजों के लिए एडजस्टमेंट है, इन्हें करेंगे। इसके बाद देखो अब नई चीजें, सैलरीज इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट में जाएगा, पोस्टेज डेबिट में जाएगा, रेंट डेबिट में जाएगा क्योंकि सब पेमेंट हुई है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट में चला जाएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल कितना जाएगा, इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट में चला जाएगा। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन जाएगा, इसके लिए भी हम वर्किंग नोट बनाएंगे, जैसे इसके लिए बनाएंगे, इसके लिए भी वर्किंग नोट बनेगा, ठीक है। उसके बाद 10% इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे पास, हमने खरीदी हैं, तो 70,000 की खरीदी हैं, और एक साल के बीच में 1 अक्टूबर को खरीदी हैं, तो 70,000 का 10% होता है 7, यानी 3,500 की इनकम भी हो जाएगी। इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा ना, जो आपका रिसीव तो नहीं दिखा रखा, कहीं पर दिखा रखा है, नहीं दिखा रखा, तो अक्रूड इनकम हो जाएगी। अक्रूड इनकम कितने की, 3,500 रुपए की, ठीक है, इंटरेस्ट वाली। चलिए उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस है, इसका तो कुछ करना नहीं है हमें क्योंकि ये तो कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, इसका भी कुछ नहीं करना। सब्सक्रिप्शन के लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। डोनेशंस फॉर बिलियर्ड टेबल, ये जाएगा कहां पर, ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि ये स्पेसिफिक डोनेशन है, जनरल पर्पस डोनेशन नहीं है। जनरल पर्पस होता तो मैं आपको इनकम एक्सपेंडिचर में भेज देता इसको। एंट्रेंस फीस आप सीधी कहां डालो, इनकम एक्सपेंडिचर में डाल दो। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स भी आप इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर दो। आइए जी, अब वर्किंग नोट की बात करें तो क्वेश्चन के साथ में देख लें हम लोग। आइए क्वेश्चन के साथ में देखें तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मार्किंग स्कीम में क्वेश्चन ने क्या सॉल्यूशन दिया है, क्वेश्चन ने सॉल्यूशन हमें ये दिया है जी, इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए इन्होंने 60,000 की सब्सक्रिप्शन पे ये 75,000 रुपए निकाले। ये कैसे निकालना है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसके लिए एक अलग से वर्किंग नोट दिखा देता हूं आपको। एंट्रेंस फीस वगैरह दिखा दी, ये देखो 3,500 जो मैंने बताया था ये डाल दिया इन्होंने, बाकी सब चीजें आ रही थी। स्पोर्ट्स मटेरियल के भी आप वर्किंग नोट दिखा सकते हैं। और ये बैलेंसिंग फिगर क्या है, सरप्लस आ गया, इन्होंने वैसे दिखा भी रखा है।
ये मटेरियल कंज्यूम्ड इन्होंने इस तरीके से दिखा रखा है, आप चाहें तो अकाउंट बनाकर भी देख सकते हैं। डेप्रिसिएशन जो लगाना था वो इन्होंने 1000 रुपए दिखा रखा है, तो इसका वर्किंग नोट ये रहा। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट मैंने आपको वही बता दिया था वर्किंग नोट। चलिए, अगर आप चाहें तो सब्सक्रिप्शन में आपको दिक्कत हो सकती है, कई बच्चों को सब्सक्रिप्शन समझ नहीं आया तो सब्सक्रिप्शन को अकाउंट फॉर्मेट से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए जी, तो ये इसका आंसर हो गया। इसकी मार्किंग स्कीम की बात करें तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, नहीं ये 6 नंबर का था, सॉरी। तो 4 नंबर तो आपको इन्होंने यहां दिए। अगर आप ये बनाते हैं और आप वर्किंग नोट भी बना रहे हैं तो वर्किंग नोट के आपको मार्क्स मिले हैं कुछ इस तरीके से कि ये जो पहला वर्किंग नोट है जो स्पोर्ट्स मटेरियल वाला वो बड़ा वर्किंग नोट है, उसका 1 नंबर है, और इन दोनों के आधे आधे नंबर मिले आपको, तो 6 नंबर कुछ इस तरीके से मिलेंगे इस क्वेश्चन में। इसके बाद चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14th हो गया था ना हमारा, अच्छा नहीं 13th हुआ था। चलो 13th के बाद हम चल रहे हैं नेक्स्ट हमारे 14th क्वेश्चन पर। 14th क्वेश्चन हमारे पास है प्रदीप एंड राजेश। हाँ जी, प्रदीप और राजेश 2 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, वो डिसॉल्व करना चाहते हैं फर्म को। प्रदीप वाज डेप्यूटेड टू रियलाइज एसेट्स, प्रदीप को एसेट्स और लायबिलिटीज को सेटल करने के लिए बोला गया, ठीक है। ही वाज पेड 1000 एज अ कमीशन फॉर हिज सर्विसेज। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म दे रखी है, हमें गिवन है। बैलेंस शीट दे रखी है जी, बैलेंस शीट आपके सामने है। बैलेंस शीट के बाद अगर बात करें इधर एडिशनल इन्फॉर्मेशन और भी है कुछ, ये है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, ये पॉइंट नंबर कहता है फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस वर एग्रीड अपॉन। फर्स्ट, प्रदीप एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, वो अपनी वाइफ का लोन पे ऑफ करने के लिए तैयार है। कहता है हाफ ऑफ द डेटर रियलाइज 12000, डेटर्स आधे थे, आधे डेटर्स कितने के थे आप देखें तो डेटर्स आपके थे यहाँ पर ये रहे डेटर्स थे 34,000 के, यानी 17,000 के डेटर्स से आपको कितना मिला 12,000 मिल गया होगा। चलिए मैं आंसर पर आ गया, सॉरी यहाँ आइए वापस। हाँ, तो मिल गया हाफ से 12,000 मिला, और रिमेनिंग हमने 25% ऑफ क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के लिए यूज कर लिए, यानी क्रेडिटर का 25% निकालना और उसे नॉक ऑफ कर देना, उसकी एंट्री मत करना कोई भी, बाकी यानी 75 के लिए देखेंगे क्या करना है। इन्वेस्टमेंट हमने राजेश को सेल कर दिए, ठीक है जी। बिल्डिंग रियलाइज, बिल्डिंग से 1,52,000 रियलाइज हुए हैं। क्रेडिटर्स पेड ऑफ आफ्टर 2 मंथ, दे वर पेड इमीडिएटली एट 10% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स से हमें डिस्काउंट मिल जाएगा कि 2 महीने बाद देना था, हम आज ही पे कर रहे हैं तो कुछ डिस्काउंट पे पेमेंट होगा। ध्यान रखिएगा ये क्रेडिटर्स जो है रिमेनिंग 75% बचे हैं, क्योंकि 25% तो आप सेटल कर चुके डेटर्स के अगेंस्ट में। इसके बाद बिल रिसीवेबल व सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ 1400, बिल रिसीवेबल से मिलना ज्यादा चाहिए था पर 1400 कम मिला है, तो देख लेंगे कितनी वैल्यू थी उसकी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2500 के हैं, और क्वेश्चन कहता है केवल हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। आइए जी, हाँ मैं भी थक गया आप लोगों को बोलते बोलते सारी बातें। आइए इसके बाद चलें क्वेश्चन नंबर 14 में। तो इन्होंने 14 का सॉल्यूशन यहीं स्टार्ट किया है। इन्होंने सबसे पहले रियलाइजेशन में बुक वैल्यूज को ट्रांसफर किया है, और उसके बाद देखें आगे क्या हुआ है। देखें तो यहाँ तक तो बुक वैल्यूज ही ट्रांसफर हो रही हैं, ये गुडविल भी मुझे लगता है वहीं यही ट्रांसफर हुई है, और इधर क्रेडिटर, प्रदीप लोन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, यहाँ तक भी मेरे को लगता है लायबिलिटीज ट्रांसफर हुई हैं। इसके बाद बाकी चीजें हैं, जैसे डेटर्स से 12 रियलाइज हुए, बिल्डिंग से इतना रियलाइज हुआ, ये बिल रिसीवेबल से 1400 कम हुए हैं, यानी 3600, यानी लेना कितना था शायद इनसे 37,400 लेना था, यानी टोटल हमें 2 लाख रुपए मिल गए इनसे। चलिए इसके बाद बात करें, ये कैश आपने निकाला कैसे, 27,000 रुपये कैश किससे आएगा, 27,000 रुपये देखिए जी, इसका आधा नंबर मिल रहा है आपको। जरा देख लेते हैं कैश कैसे है, 1 मिनट। प्रदीप कैपिटल में हमने निकाला, एक्सपेंसेस के लिए 2,500 पे किए, क्रेडिटर को हमने ये अमाउंट पे किया, इसका वर्किंग नोट है, ठीक है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स को देख लीजिए, 80,000 के क्रेडिटर थे, 20 आप सेटल कर चुके थे, 20 क्योंकि 20 कितना है 25% है, 25 सेटल कर दिया ना, 25 कितना होता है 60 बच गया। अब 60 को 10% के हिसाब से आपको 2 महीने का डिस्काउंट मिल गया, यानी आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। आपने पेमेंट कितनी कर दी 5,000, 50,000 नहीं 59,000 की पेमेंट हो गई जी। चलिए इसके बाद हम देखें तो और क्या बच गया हमारे पास, ये कैश 27,000 रुपये कहाँ से है ये जरा और देख लें। ये तो आपने लॉस बांटा होगा वो आ गया होगा, 27,000 रुपये का कैश और क्या आया है। अच्छा ये वो है आपने जो राजेश को दिया था ना, राजेश को कोई चीज हमने दी थी मुझे याद आता है, हाँ राजेश को हमने ये इन्वेस्टमेंट बेची थी, हमने उसके कैपिटल अकाउंट में डाला, सीधा कैश में माना है कि उसे कैश दिया है। आप चाहते तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल से भी चलता। चलिए तो ये क्वेश्चन हुआ 14th आपका सॉल्यूशन। इसके बाद चलते हैं 15th के क्वेश्चन पर आते हैं और उसके सॉल्यूशन पर आए। अब आगे वाले क्वेश्चंस के लिए मैं सीधा आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूं और उनमें कुछ मिस्टेक्स वगैरह होंगी तो हम उन पर चर्चा कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, जहां पे आपने चैप्टर 1 से है, यहाँ पे आपने क्या करना है करेक्शंस करने हैं, ठीक है,
कि हमें प्रॉफिट बांटना चाहिए था कुछ इस तरीके से, पर हमने ये बगैर चीजें की हैं प्रॉफिट बांट दिया। क्वेश्चन नंबर 15 का जो अल्टरनेटिव है उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि हमें प्रॉफिट बांटना चाहिए था बट विदाउट प्रोवाइडिंग हमने प्रॉफिट बांट दिया। आइए सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दूं इसका क्या है सॉल्यूशन जो बोर्ड ने दिया है। नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट कॉलम में लिख दीजिएगा, मैं श्योरली आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 में जो पहला है ऑप्शन आपका, तो उसका उन्होंने एडजस्टमेंट टेबल बनाया कि उसे हमने क्या दिया, हमने दिया जो प्रॉफिट गिवन 60, 20 और ये 20 दिया, और होना क्या चाहिए था, कुछ इस तरीके से होना चाहिए था तीनों पार्टनर्स के लिए। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस निकाला और इसी से आपने एडजस्टमेंट एंट्री बना ली चारों की, और ये आपके सामने एडजस्टमेंट एंट्री है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप जो ये वर्किंग नोट बना रहे हैं इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। देखो आधा, एक, डेढ़, आधा, डेढ़, आधा। ठीक है, ये मार्क्स मिल रहे हैं इस तरीके से आपको, और ये आपको एंट्री के तो बस इतने ही मार्क्स मिल रहे हैं आपको। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। तो इंपॉर्टेंट है आप एंट्री के साथ एडजस्टमेंट टेबल जरूर बनाएंगे। ये तो ऑप्शन 1 का था 15 के। ऑप्शन 2 का और सॉल्यूशन देखें। ऑप्शन 2 का सॉल्यूशन कुछ यहां पर है हमारे पास। हाँ जी, ये क्वेश्चन, ये आंसर है 15 का सेकंड वाला जो ऑप्शन था आपके पास। ठीक है, चलिए यहां भी उन्होंने दे रखा है 3 पार्टनर अली, भानु एंड चंद। ठीक है, वो इस तरीके से हमने दिया है, देना कुछ ऐसे चाहिए था। ठीक है जी, चलिए ये गारंटी वाला क्वेश्चन था शायद, है ना, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट भी कर रहा है ना गारंटी का, तो गारंटी वाला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन है और इसकी जर्नल एंट्री है वर्किंग नोट के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद चलें क्वेश्चन 16 पर। क्वेश्चन 16 हमारा है शेयर कैपिटल पर, मैं रीड नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है और इसके सॉल्यूशन को देखें। सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन है जी आपका। ठीक है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और मार्क्स मिले हैं आपको स्टेप वाइज, आधा मार्क्स, 1 मार्क्स। ठीक है, एक जहां कैलकुलेशन ज्यादा है वहां ज्यादा मार्क्स हैं, सिंपल सीधी सी बात है। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने यहां दिया। आगे देखें, इसके आगे अगला पार्ट कहाँ है, अगला पार्ट आपका ये है क्वेश्चन का। ठीक है, ये आ गया। अब इस क्वेश्चन में एक अल्टरनेटिव दे रखा है इन्होंने, मतलब या तो आप ये वाला कर लीजिए इश्यू ऑफ शेयर में, या दूसरा, तो दूसरे वाला ये है जो अल्टरनेटिव था, यानी ऑप्शन जो था आपके पास। ठीक है, उस ऑप्शन का सॉल्यूशन है। ऑप्शन क्वेश्चन दिखा दूं पहले आपको मैं जरा। ऑप्शन का क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 16 में ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, ये लीजिए, ये देखिए, ख्याति लिमिटेड इशूड प्रोस्पेक्टस वाला। ठीक है, मेरे हिसाब से जो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 का पहला ऑप्शन है ना, वो कंपैरेटिवली इजी है, बट ये भी मुश्किल नहीं है वैसे देखे तो। हाँ, इसकी लैंग्वेज में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं लैंग्वेज रीड करवा देता हूं। ऊपर वाली बात तो आपको समझ में आ जाएगी, यहां दिक्कत आएगी। कहता है अलॉटमेंट वॉज मेड, पहली बात देखना, अलॉटमेंट वॉज मेड एंड ऑल शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट, यानी यहां तक की बात अलग है, और उसके बाद कहता है अलॉटमेंट मेड करने के बाद कहता है ऑल शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट तमन्ना की बात कर रहा है। कहता है सबने एक्सेप्ट तमन्ना, जिसने 24,000 के लिए अप्लाई किया था, आउट ऑफ ग्रुप 3rd, ये इस ग्रुप से बिलोंग करती है जिन्होंने 60 मांगे थे, 50 दिए। ठीक है, ग्रुप कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, वो अलॉटमेंट मनी नहीं पे कर पाई। हर शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली, यानी इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट हमने उसके शेयर्स फॉरफिट किए हैं। अनदर शेयर होल्डर छाया, एक शेयर होल्डर और है छाया, जिसे 500 अलॉट किए थे शेयर, जो कि ग्रुप 2 से बिलोंग करती थी, यानी जिन्होंने 40 मांगे थे और 10 दिए थे। 4:1 का रेशियो था, यानी इसने मांगे कितने होंगे जी, इसने 2000 मांगे होंगे, क्योंकि इसे अलॉट कितने हुए, 500। चलिए, ये फेल कर गई टू पे फर्स्ट कॉल। ठीक है, फर्स्ट पे नहीं कर पाई। नाउ अब देखो, इसको फॉरफिट तो नहीं करने को बोला क्वेश्चन ने, बस इतना बताया कि वो नहीं पे कर पाई। नाउ आगे क्वेश्चन कहता है 50% ऑफ तमन्ना शेयर्स वर रीइश्यूड टू सतनाम फॉर 7 रुपीज, पेड अप फॉर ₹9 पर शेयर। अब जो आधे शेयर थे 50%, ठीक है जी, इसने अप्लाई इतने के लिए किया था, आपको निकालना पड़ेगा। ये तो अप्लाइड अमाउंट है, अलॉटेड कितना हुआ होगा, तो ये आपके पास रेशियो है 6:5 का, तो इसने ये 6 है तो 5 इसका कितना होगा निकाल लेना। ठीक है, निकाल लेंगे मेरे हिसाब से। फिर भी कोई दिक्कत आए तो सॉल्यूशन है आपके पास सामने, अभी जाएंगे सॉल्यूशन पर भी। और हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है बुक्स में फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस, ओपनिंग कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस अकाउंट बनाएंगे। जहां आप देखिए ओपनिंग कॉल इन या कॉल इन एरियर की अगर हम बात करें तो कॉल इन एरियर आप नहीं भी बनाते थे अकाउंट, बट साफ साफ यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, कुछ बच्चे जिन्हें अकाउंट बनाने की आदत नहीं है, क्वेश्चन ने बोल दिया, तो आपको अब सीखना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ सारे क्वेश्चन को कॉल इन एरियर अकाउंट बना के किया करो, क्योंकि अगर बनाने को बोला है तो बनाना ही पड़ेगा, और नहीं बोला तो आपका ऑप्शन होता है, तो यहाँ बनाने के लिए बोल दिया। आइए जी, मैं इसका सॉल्यूशन भी दिखाऊं आप लोगों को। ये देखिए, ये सॉल्यूशन है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, और इसके बाद इसका वर्किंग नोट है क्या, वर्किंग नोट देखते हैं, इन्होंने कुछ दिया है तो वर्किंग नोट एज सच दे नहीं रखा, आखिरी में बस ये कैपिटलिज्म में ट्रांसफर किया है जो अमाउंट है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है दिव्या, यासिम एंड फातिमा
पार्टनर्स हैं और आदित्य का एडमिशन हो रहा है। तो क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं आपके, ये लीजिए, साइज थोड़ा छोटा कर दूं। हाँ जी, ये देखिए क्वेश्चन 17 में भी ऑप्शन है। पहले ऑप्शन का आंसर मैं आपको दिखा दूं, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा है इसको, कहीं कोई गलती मुझे लगती नहीं है। यहाँ पर है क्वेश्चन 17 में, ठीक है, क्वेश्चन 17 का सॉल्यूशन भी। तो आप सीधा यहाँ देखिए, यहाँ बस थोड़ा सा ये है, इसके सॉल्यूशन में देखेंगे ना क्वेश्चन 17 के, तो ये तो रिवैल्यूएशन बन गया। कैपिटल में ना थोड़ा बस फॉर्मेटिंग एरर हो गया, जैसे ये 80,000 है, ये 80 है, ये 80 है, ये जीरो नीचे दिख रहा है ना, ये जीरो गड़बड़ है। जैसे टू फर्नीचर है, ये टू फर्नीचर अकाउंट, यानी एक लाइन में आना चाहिए था, शायद स्पेस कम रहा होगा इनके पास, तो इस तरीके से लिखा है। ठीक है, थोड़ा इसे आप समझिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ा सा बस ड्राफ्टिंग में ये फॉर्मेटिंग एरर कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये बैलेंस शीट होगी जो क्वेश्चन ने मांगी है नई बैलेंस शीट बनाने के लिए। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 17 का सेकंड ऑप्शन और देख लें आप लोगों के साथ। ये क्वेश्चन 17 का सेकंड ऑप्शन, आइए जी, क्वेश्चन 17 का सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ये, जहां पे है आदिल, भाविया एंड क्रिस हमारे पास पार्टनर्स हैं, और यहाँ पर सी जो क्रिस रिटायर हो रहा है, इसलिए हमें जर्नल एंट्रीज पास करके सॉल्यूशन को करना है। बाकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूं कि क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए, हाँ जी, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन आ गया जो क्वेश्चन नंबर 17 का था। यहाँ आपकी जर्नल एंट्रीज हैं, ये आपके पास रिवैल्यूएशन हुआ, ये फिर आपने इसको लॉस को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये आपने जनरल रिजर्व वगैरह ट्रांसफर किया। ठीक है, ये एंट्रीज हैं आपकी सारी। ठीक है, और भी है इसमें पार्ट, शायद और नहीं है शायद इसका, ये आखिरी पार्ट है। आखिरी क्या है जी? रिटायरिंग पेड ऑफ, अच्छा आखिरी पार्ट यही है जो उसका अमाउंट बनता था हमने पे ऑफ कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 17 खत्म हो गया। इसके बाद हम चलेंगे हमारा जो पार्ट बी है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसका जो हमारे क्वेश्चन है पहला है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग यू विल क्लासिफाई रेंट रिसीव्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो। साहब रेंट रिसीव इनफ्लो है इन्वेस्टिंग का। ठीक है, उसके बाद है स्टेट वर्ड एडवांटेज ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो बनाने के बहुत एडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 18 19 का सॉल्यूशन दिखाऊं आपको मैं, ये देखिए जी। तो पहला तो देखो ये इनफ्लो है इन्वेस्टिंग का जो क्वेश्चन 18 था, और क्वेश्चन नंबर 19 में किसी बच्चे के पास कोई एडवांटेज है, किसी के पास कोई है, तो इन्होंने 4 एडवांटेज आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं। चारों में से कोई भी लिखोगे ना तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, चारों लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग ये 4 हैं, कोई एक लिख देना। ठीक है, इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपको कहता है अंडर विच मेजर हेड ऑफ द बैलेंस शीट कंपनी यू विल क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स। लूज टूल कहाँ जाएंगे? लूज टूल जी इन्वेंट्री का पार्ट है, और इन्वेंट्री इसका पार्ट है करंट एसेट। तो सब हेडिंग और मेन हेडिंग पता लगी। रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेएबल टू एम्प्लॉइज, रिटायरमेंट बेनिफिट्स देखो जी लायबिलिटी है। अब रिटायरमेंट बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होते हैं, भाई कल अगले दिन नहीं पे करने कि इस साल में पे करना है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तब पे होगा, तो अब एक्यूमुलेट तो शुरू से होना शुरू हो जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाते हैं ये लोग। ठीक है, अदर लायबिलिटीज में डाल दीजिएगा नॉन करंट में। पेटेंट आपके क्या है? ये आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में आएंगे आपके पास ये। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस क्या है जी? भी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटीज में डाल दीजिएगा इसको। आइए सॉल्यूशन देखें, उन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने भी यही दे रखा है, हम देखें। अच्छा मैंने ये आपको गलती से यहाँ शायद ये मेजर हेड तो नॉन करंट बोला था, यहाँ शायद मैंने ये आपको नहीं बोला था कि ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन में डालिएगा आप। ठीक है, पेटेंट नॉन करंट एसेट हो गए, मेन हेड फिक्स एसेट में है इंटेंजिबल में, और ये आपका करंट लायबिलिटी मेन हेड हो गया, अदर करंट लायबिलिटी सब हेड हो गया इसका। उन्होंने तो हेडिंग बोली थी बस केवल, आपने हमने दोनों बता रखा है, मेजर हेड एंड सब हेड। अच्छा दोनों मांगे हुए इन्होंने, मेजर हेड भी मांगा है और सब हेड भी मांगा है, तो आपको दोनों हेड बताने पड़ेंगे ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। चलिए, और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हर एक का 1-1 मार्क्स है ही, तो इसमें ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालने को कह रहा है। ट्रेड रिसीवेबल रेशियो दे रखी है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जीपी दे रखा है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बता रखे हैं पर 14,000 मोर देन द बिगिनिंग। ठीक है, 40,000 से ज्यादा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल एज कंपेयर टू ओपनिंग। तो एक्स को, ओपनिंग को एक्स माने तो क्लोजिंग को एक्स प्लस 40,000 मानेंगे। उसके बाद कैश सेल्स क्या रखा है? 1/4 है क्रेडिट सेल्स के, तो अगर क्रेडिट सेल्स को नहीं कैश सेल्स को एक्स मानते हैं या ए मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 4A बन जाएगा ये। चलिए, तो एज्यूम करना पड़ेगा वेरिएबल आपको इस क्वेश्चन में। आइए देखें इनने सॉल्यूशन जो दिया है कैसे दे रखा है।
सॉल्यूशन शायद नेक्स्ट पेज पे मूव करना पड़ेगा। आइए, तो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से दिया है इन्होंने, में क्वेश्चन नंबर 21 का। सबसे पहले तो सेल्स निकालना चाह रहा है ये, और सेल्स निकलता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से। उन्होंने सेल्स को 100 माना, इसलिए जीपी 20 है। तो हमारे पास जो इन्होंने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 माइनस 20 यानी 20 बचा। यूनिटरी मेथड अप्लाई किया है। आप यूनिटरी मेथड ना भी लगाएं तो ऐसे कर सकते हैं कि आपकी 8 लाख अगर सीओजीएस है और वो 80% है तो सेल्स कितनी हो जाएंगी, 10 लाख रुपए की। ठीक है, इसके बाद इन्होंने और भी चीज कर रखी है। आई थिंक इन्होंने काफी कर रखा है, समझाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन से देखेंगे, इसे रीड कर लीजिएगा। कुछ समझ नहीं आया तो मुझे बताइएगा। वेरिएबल जरूर मान लीजिएगा यहाँ पर। बस यहाँ इसका थोड़ा शॉर्टकट हो सकता था, यूनिटरी की जगह आप सीधा क्या कर सकते थे, आप ऐसा कर सकते थे कि जो 8 लाख है वो 80% है, क्योंकि कॉस्ट है ना, तो 100% यानी सेल्स कितना होगा। ठीक है, ऐसे निकाल सकते थे आप, आपके पास 10 लाख ऐसे आ जाता। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद हम चलें क्वेश्चन नंबर 20 के बाद, सॉरी 21 है ना ये, 21 के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा, 21 में 2 ऑप्शंस हैं। आइए दूसरा ऑप्शन भी देख लें। क्वेश्चन 21 में अल्टरनेटिव दे रखा है। दूसरा है हमारे पास ये, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालने को कह रहा है। लिक्विड एसेट्स दे रखे हैं, इन्वेंट्री है, प्रीपेड है,